हेलो एवरीवन। हम लोग आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता है लेक्चर नंबर 1, 2, 3 हो चुका है। तो आप जाकर लेक्चर नंबर पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है बाबू, रेजुलेशन जो लेक्चर नंबर 4 है, फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। मॉड्यूल नंबर 1 का टॉपिक अभी चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं रेजुलेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो it is the process of resolving or splitting the given concurrent force into number of component without changing its effect on a body। तो आपको जब लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहे होंगे तो बताए थे कि आगे चलिएगा तो एक कंसेप्ट सिखाएंगे। जो आपका क्या है, इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एंगल है। जैसे मान लीजिए कोई फोर्स ले लेते हैं 10 न्यूटन, ये थीटा से बना रहा है। तो इस पे जो गिरेगा उसको क्या कॉस थीटा से गिरेगा, और ऊपर इस पे जो आएगा क्या आएगा, साइन थीटा से आएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे इसको। स्टार्ट करते हैं फिर। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ और स्प्लिटिंग द गिवन कंकरेंट फोर्स इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी। कह रहा है कि किसी भी बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, बहुत सारा स्प्लिटिंग फोर्स है, ठीक है। वो जहाँ तहाँ से फोर्स है, उसको क्या करना है, एक कंपोनेंट लेना है एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। इसी पे इस फोर्स को क्या कर देना है, रिजॉल्व कर देना है, ठीक है। इसी फोर्स पे एक्स एक्सिस पे सरिया देना है, बाई एक्सिस पे सरिया देना है, और वहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। मतलब एक्स पे जितना आएगा तो उसको समेसन ऑफ एक्स लिख देते हैं, और बाई पर आता है तो उसको समेसन ऑफ बाई लिख देते हैं। और रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट समेसन ऑफ एक्स का स्क्वायर और प्लस समेसन ऑफ बाई का स्क्वायर। यही काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसी को बारी बारी से समझेंगे। बोल बोल रहे होंगे तो नहीं समझ में आ रहेगा, करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब इसी चीज़ को पढ़िएगा। तो ए फोर्स है, ए फोर्स इज रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन और इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये किसके लिए है, तो नन कनकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए। नन कनकरेंट फोर्स सिस्टम में आप क्या देखे थे कि एक ही पॉइंट पे जो भी फोर्स है वो आता हुआ प्रतीत हो या जाता हुआ हो। मतलब एक ही पॉइंट पे वो फोर्स आ रहा हो या जा रहा हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि कुछ फोर्स है दिया हुआ, और फोर्स आपका क्या क्या है, F1 है, F2 है, F3 है, F4 है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो F1 है वो थीटा 1 से इंक्लाइंड है, F2 है जो थीटा 2 से इंक्लाइंड है, F3 है जो थीटा 3 से इंक्लाइंड है, F4 है जो थीटा 4 से इंक्लाइंड है। अब इस फोर्स सिस्टम को आपको एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पे लेके आना है। तो ये जो दिख रहा होगा, देखिएगा, आराम आराम से समझाएंगे, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। तो यहाँ F1 है, तो अगर हम F1 को F6 भी है तो वो किस पे है, हॉरिजेंटल लाइन पे ही है। तो हम किसका कंपोनेंट तोड़ते, F5 भी है वो वर्टिकल लाइन पे है। तो हम कंपोनेंट किसका तोड़ते हैं, जो इनक्लाइंड हो, जो कुछ एंगल पे हो। और जो अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस पे है तो उसे हम लोग कुछ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए F6 किस पे है, इसी हॉरिजेंटल लाइन पे है। तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, कुछ बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। एक देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, एक वर्टिकल फोर्स है F5 है। तो यहाँ भी हमको कुछ नहीं करना है। अब आइए देखिए, ये फोर्स F1 है, थीटा 1 है। तो उस दिन भी समझा रहे थे कि जिसके साथ, जिस हॉरिजेंटल या वर्टिकल में जिसके साथ थीटा लगा रहता है तो उसको हम लोग कॉस थीटा के नाम से लिखते हैं, ठीक है। तो F6 तो है, ये है, प्लस कितना हो जाएगा, F1 कॉस थीटा 1, ठीक है। F1 कॉस थीटा 1। बात समझ में आया कि जिसके साथ एंगल लगा हो उसको हम लोग कॉस से लिखते हैं। तो इसके साथ एंगल लगा हुआ था, इसके साथ एंगल लगा हुआ था इस लाइन के अकॉर्डिंग हॉरिजेंटल में, तो हम लोग F1 कॉस थीटा लिख दिए। अगर उसी को हम बाई पर लिखेंगे तो, बाई पर लिखेंगे तो थीटा, देखिए थीटा 1 इसके साथ ना लगा हुआ है हॉरिजेंटल के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा 1, क्यों, देखिए इस इंक्लाइंड लाइन का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक तो एक्स एक्सिस पे जाएगा, एक बाई एक्सिस पे जाएगा। तो जिसके, ऐसा नहीं, कोई अब ऐसा रूल मत बना लीजिएगा कि एक्स एक्सिस पे जाएगा तो कॉस होगा बाई, नहीं वैसा नहीं है। थीटा को देखना है, किसको देखना है, थीटा को। तो ये थीटा क्या है, किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है। तो इस पे किसके साथ गिरेगा, F1 कॉस थीटा के साथ, ठीक है। अब बाई पर यही चीज क्या आ जाएगा, F1 साइन थीटा 1, ठीक है। चलिए,
F2 को देखते हैं तो F2 का भी दो कंपोनेंट टूटेगा, एक पर y पर जाएगा, एक वो x पर जाएगा। तो बताइए इस बार वर्टिकल के साथ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी पे एक और फोर्स लग जाएगा, F2 होगा। अब किसके साथ होगा, cos थीटा 2 के साथ होगा, cos थीटा होगा। चलिए इसको हम हॉरिजेंटल पर गिराते हैं तो क्या होगा, F2 sin थीटा 2, F2 sin थीटा 2। ठीक है, F3 का गिराइए तो दोनों तरफ कंपोनेंट टूटेगा, तो इस पे क्या आएगा, थीटा इसके साथ है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर एक और फोर्स आएगा F3 कॉस थीटा 3, थीटा तो इसके साथ था, तो यहाँ पे क्या आएगा F3 साइन थीटा 3। F4 भी उसी तरह से गिराएंगे तो इस पे क्या जाएगा, साइन के साथ F साइन थीटा 4, यहाँ पे क्या आएगा F4 कॉस थीटा 4। तो ये तो खिचपिच हो गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, एक फ्रेश फिगर लेके आपको समझाते हैं। तो यहाँ जो भी कुछ समझ में आया वहाँ तक रहने दीजिए, आगे एक फ्रेश फिगर लेते हैं, रुकिए कुछ न्यूमेरिकल डिजिट लेके बताते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसको मिटाने दीजिए। चलिए एक लाइन लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे ए को समझ लीजिएगा, बाकी तो सब वैसा ही रहेगा। तो मान लीजिए ये कोई था, ठीक है, यहाँ एक एंगल सीधा से लिखते हैं, एक कोई ऐसा है कंपोनेंट, यहाँ कितना है 30 न्यूटन था और डिग्री कितना था 20 डिग्री था। तो बताइए इसका कंपोनेंट तोड़िए, तो इस पे कितना जाएगा, एंगल के साथ है ना, तो 30 cos 20 डिग्री, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। बाई एक्सिस पे भेजिएगा तो क्या होगा 30 sin 20 डिग्री। यही चीज़ बोल रहे थे कि दोनों तरह कंपोनेंट टूटता है, जिसके साथ एंगल रहता है तो कॉस लगा देते हैं, जिसके साथ नहीं रहता है तो उसको साइन, दोनों पे ले जाना है, हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों पे ले जाना है। तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो सारा कंपोनेंट को देखिए सजा दी, इधर कौन कौन आया था, F6 तो इसी पे था, F1 साइन कॉस थीटा था, ये F4 साइन थीटा 4 था। तो उसी तरह से जितना भी सरिया दिए थे पीछे तोड़ रहे थे ना सबको, तो इसी तरह से लिख रहे थे। अब क्या करना है, इधर वाला प्लस एक्सिस होता है, इधर वाला माइनस एक्सिस होता है, तो समेसन ऑफ Fx कितना हो जाएगा, जितना भी इधर प्लस वाला और माइनस ये दोनों वाला। ठीक है, तो आगे देखिए किया हुआ है, Fx इजकल टू क्या हो गया, इधर प्लस तरफ कौन था, F1 cos थीटा था, F4 साइन cos थीटा 4 था, F6 था, अब माइनस तरफ कौन था, F cos थीटा 3, F2 साइन थीटा 2। देखिए देख लीजिए, F3 cos थीटा 3, F2 cos थीटा 2। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से साइन आएगा कि कॉस आएगा, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, ये आएगा कॉस ही आएगा, ये साइन आएगा, F2 साइन थीटा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल इसके साथ ना है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा 2। ठीक है, कॉस नहीं, यहाँ पे साइन थीटा 2। ठीक है, चलिए बनाते बनाते क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये तो सैंपल दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो सैंपल में ऐसे भी अननोन वहाँ पे रहता है तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बस एक टर्म देखते जाइए। उसी तरह से समेशन ऑफ Fy निकाल लेंगे, तो F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 कॉस थीटा 2 माइनस F4 कॉस थीटा 4 माइनस F3 कॉस साइन थीटा 4 माइनस 3 - 5। ठीक है, तो एक सैंपल बता रहे हैं, आगे क्वेश्चन बताएंगे तो बढ़िया समझिएगा। आर इजकल टू क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हम यहाँ से निकालते हैं, समेसन जितना भी Fx का है उसका स्क्वायर और समेसन ऑफ जितना भी y का है उसका स्क्वायर। तो अभी जस्ट इसके पीछे बता रहे थे, रिजल्टेंट के लिए एक और फार्मूला था, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये किसके लिए था, सिर्फ दो फोर्स के लिए था। और फोर्स ऑफ रिजोल्यूशन कितने फोर्स के लिए होता है, दो से अधिक फोर्स के लिए होता है। अगर इसमें थीटा निकलना है तो समेसन ऑफ y बटा समेसन ऑफ x कर दीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन से ज़्यादा समझते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं। फोर फोर्सेस four forces acting on a bolt at a point A as shown in figure determine the magnitude and direction of resultant of a force। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कितना है 80 न्यूटन है, यहाँ पे 150 न्यूटन है, यहाँ पे कितना न्यूटन है 100 न्यूटन है। तब हम आपको ये F3 दिया हुआ 110 न्यूटन, तो F3 तो वर्टिकल पर है, हमको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपको किसको किसको तोड़ना है ध्यान से देखिएगा, तो अलग अलग पेन का यूज करेंगे ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। तो F1 को पहले हम नीचे गिरा रहे हैं इस लाइन पे, तो इस लाइन पे क्या हो जाएगा F150, एंगल इसके साथ है ना, तो क्या लिख देंगे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, चलिए प्लस ये दोनों पे जाता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 150 और साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत, देखिए तो जल्दी से, आई होप कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कलर उठाते हैं, कौन ब्लू उठाते हैं,
80 वाला को देखिए, तो 80 भी इस पे इसी लाइन पे भी जाएगा, तो ये देखिए इसके साथ थीटा लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 80 कॉस कितना डिग्री 20 डिग्री। ये वाला किस पे जाएगा, इस लाइन पे भी तो जाएगा, इस लाइन पे भी तो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 80 कॉस कितना, नहीं सॉरी दूर वाला साइन के साथ लिखते हैं ना, तो इसको साइन के साथ लिखिए, दूर वाला को किसके साथ लिखते हैं, साइन के साथ, 80 साइन कितना 20 डिग्री, ठीक है। चलिए F3 तो इसी पे है, तो इसको तो हमको चेंज नहीं करना है, किसको चेंज करना है, अब दूसरा एक और पेन ले लेते हैं, 100 न्यूटन वाला को देखिए, तो 100 न्यूटन इस पे जाएगा इधर, ठीक है, इधर प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा 100 कितना, ये एंगल के साथ है ना, तो कॉस 15 डिग्री, 15 डिग्री। आई इस पे जाएगा तो नीचे आएगा, ये तो कंपोनेंट दो गो टूटता है, एक्स एक्सिस पे पाई, और दोनों पे तोड़ना बहुत जरूरी है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब सब फोर्स निकल गया, समेशन ऑफ एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, यहीं पे करते बगल में, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 150 कॉस 30 डिग्री, और प्लस कितना 100 कॉस 15 डिग्री, और माइनस कितना 80 साइन 20 डिग्री, ठीक है। यही हो गया, माइनस क्यों किए, क्योंकि ये माइनस एक्सिस वाला। उसी तरह से समेशन ऑफ बाई कीजिए, इधर लिख रहा है, समेशन ऑफ बाई कितना हो जाएगा, ऊपर कितना जा रहा है 80 कॉस 20 डिग्री, अब प्लस क्या होगा 150 साइन 30 डिग्री, और नीचे माइनस कितना हो जाएगा F3 कितना है 110 न्यूटन, माइनस कितना हो जाएगा 100 साइन 15 डिग्री। तो समेशन ऑफ एफ एक्स हो गया और समेशन ऑफ एफ वाई हो गया, दोनों है क्लियर है, समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई। कैल्सी में पुट, कैल्सी परचेज कर लिए बाबू, कैल्सी में सब वैल्यू पुट कीजिएगा, आ जाएगा 199.13 न्यूटन। एफ वाई का देखेंगे तो इसका आ जाएगा 14.2 न्यूटन। तो एफ एक्स और एफ वाई का मान निकल गया, तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, आर इजकल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, है ना। तो एफ एक्स का स्क्वायर कितना है 199.13, और एफ वाई का स्क्वायर कितना है 14.29 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका अंडर रूट कीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा 199.64। तो ये रिजल्टेंट हो गया। उसके बाद उसका एंगल भी पूछा था, तो टाइन थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, समेशन ऑफ एफ वाई बटा समेशन ऑफ एक्स, तो 14.29 बटा ये कितना है रिजल्टेंट इस समेशन ऑफ, कहाँ गया एक्स से, एक्स कितना 199.13, तो 199.13 आ गया कितना 0.071, तो थीटा इजिकल टू टेन इतना आया, टेन थीटा इजिकल टू 0.071, तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 0.071, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 4.10646 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। चलिए फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर ऑफ 4 कंकरेंट फोर्स सिस्टम एक्टिंग एज ए सोन इन फिगर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4 कंकरेंट फोर्स है, 4 कंकरेंट फोर्स है, इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही सिंपल लगेगा, मजा आएगा इसको बनाने में। देखिएगा P पहले से इस पे है, एक P फोर्स पहले से इस पे है, ये 2P को हमको दोनों तरफ गिराना है, तो कितना हो जाएगा 2P, अब क्या हो जाएगा एंगल लगा हुआ है साथ में ना, तो कॉस 60 डिग्री, इस पे गिराएंगे तो क्या हो जाएगा 2P साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत, चलिए अब दूसरा पेन उठाते हैं, 3√3P को देखिए, तो इसी लाइन पे जाएगा 3√3, अब साथ में लगा हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इस पे गिराइएगा तो क्या होगा 3√3P साइन 60 डिग्री। ये 4P को इधर गिराइएगा तो कितना हो जाएगा 4P, अब उल्टा मतलब एंगल इधर है ना, तो क्या क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, इस पे गिराएंगे तो क्या हो जाएगा 4P कॉस 30 डिग्री। अब समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है आपको, तो जितना भी इधर प्लस में है वही इधर वाला क्या हो जाएगा माइनस में, तो कर दीजिए P प्लस 2P कॉस 60 डिग्री 4P साइन 30 डिग्री माइनस 3√3 साइन 60 डिग्री। इसका समेशन ऑफ एक्स निकालिएगा तो कितना आ जाएगा -0.5P। समेशन ऑफ वाई निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 2P साइन 60 डिग्री, ऊपर देखिए क्या क्या जा रहा है 2P साइन 60 डिग्री प्लस 3√3 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो 2P साइन 60 डिग्री 3√3P कॉस डिग्री, नीचे कौन कौन आ रहा है
4p एगो आ रहा है, ठीक है, 4p cos 30 डिग्री आ रहा है, इसका वैल्यू आ गया 0.866p। अब समेसन ऑफ एफ एक्स मिल गया कितना, समेसन ऑफ एफ एक्स मिल गया -0.5p, और समेसन ऑफ एफ वाई मिल गया कितना 0.866p। तो रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या बताए थे, √f(x) का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स कितना है -0.5 का स्क्वायर प्लस 0.866 का स्क्वायर, आ गया √p का स्क्वायर, और अंडर रूट को हटाएंगे तो p, यानी r का वैल्यू आ गया p। अब हमको थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इजकल टू क्या लगाते हैं, समेसन ऑफ एफ वाई बटे समेसन ऑफ एक्स। समेसन ऑफ एफ वाई का वैल्यू बटा समेसन ऑफ एफ एक्स देंगे, थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो यही थीटा का वैल्यू आ गया। लामीज थ्योरम पढ़ते हैं। लामीज थ्योरम के बारे में बहुत सुने होंगे आप नाम, आज पढ़ेंगे भी हम लोग लामीज थ्योरम। ये आपको किस में बोलता है, 12th में था पढ़ने को, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जल्दी से। अरे आप जब भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि हम तो सर ये रिकॉर्डिंग क्लास पढ़ रहे हैं तो भी आंसर करना है, हाँ फिर भी आंसर करना है, ठीक है। तो लामी थ्योरम पढ़ना था यह नहीं, आंसर कीजिए। इफ द थ्री कोप्लेनर concurrent and non-collinear forces are holding a body in equilibrium, then each force is directly proportional to the sine angle between two remaining force। बता रहा है कि ये कितने फोर्स के लिए यूज किया जाएगा, थ्री कोप्लेनर concurrent। कोप्लेनर सुने थे नाम, पीछे पढ़ाए थे, इसीलिए तो पढ़ाए थे। तो कोप्लेनर का मतलब 2D, या concurrent का मतलब एक ही पॉइंट पर आके मिले। तो थ्री कोप्लेनर concurrent नॉन कोलिनियर, वो नॉन कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है। नॉन कोलिनियर क्या होता था, एक ही लाइन पे, तो एक ही लाइन पे नहीं होना चाहिए। फोर्सेस आर होल्डिंग ए बॉडी, एक बॉडी एक होल्डिंग इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज डायरेक्टली, तो प्रत्येक फोर्स होता है जो अपने साइन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये क्या होता है फिगर में दिखाते हैं। फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम ऑल दीज थ्री फोर्सेस टुगेदर फॉर्म ए ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर। और इसमें क्या है, एक ट्राइंगल बनाता है जो सेम ऑर्डर में बनाता है। तो यहाँ देखिएगा ये F1 है, ऐसे हम फिर से फ्रेश फिगर बना देते हैं। F1, अच्छा बताइएगा ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ ला रहा है इस पे सही है कि कलर पीडीएफ पढ़ा रहे थे उसका सही है, दोनों को डिफरेंस करके जल्दी से बताइएगा, तो हम जैसा बोलिएगा, अगर जिस पे सही रहेगा तो उसी पे बताएंगे। तो ये F1 है, ये क्या है F2 है, और ये क्या है F3 है, तीन फोर्स है। तो F1 के सामने वाला एंगल कौन है, ये वाला है। देखिए सामने एंगल करने का मतलब समझिएगा कि उसके अपोजिट में, ठीक है। तो उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, तो देखिए ये कलरफुल कर देते, ज़्यादा मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। चलिए पहला फोर्स ले लेते हैं नीचे की ओर, ठीक है। दूसरा फोर्स ले लेते हैं इधर की ओर। तीसरा एक फोर्स ले लेते हैं दूसरे कलर में, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ले लिए, ठीक है। अब देखते नहीं, ब्लैक वाला तो एक ही जैसा मैच कर गया, कौन सा ले, येलो ले लेते हैं, येलो कलर हो गया, शायद पता नहीं देख भी नहीं रहा। चलिए तो अब ग्रीन वाला के सामने कौन सा एंगल होगा, तो ग्रीन वाला के सामने देखिए ग्रीन वाला बना दिए, ठीक है। अब आते हैं रेड वाला के सामने देखते हैं, तो रेड वाला के सामने देखिए रेड वाला बना दिए, येलो वाला के सामने येलो वाला बना दिए। तो इसी का एक एंगल है, ठीक है, यही एंगल है। तो ये θ1 है, एक सेकेंड, ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, ये फोर्स F1 है, फोर्स F2 है, फोर्स F3 है। तो F1 के सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कीजिएगा तो क्या होगा, साइन θ1। ये कौन कहता है, लामी थ्योरम कहता है। F2 को ले रहे हैं तो F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन θ2, F3 ले रहे हैं तो F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन θ3। अब जब तीनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो के लीजिएगा, बराबर में के कीजिएगा, मैंने कोई कांस्टेंट लीजिएगा, तो हम हटा देते हैं यहीं पे, इसी को हटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। तो बराबर के इंटू लिख दें, क्योंकि बराबर ले रहे हैं तो कोई कांस्टेंट के लिए, तो के सब में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो कर ही के दिखा दे क्या। यहाँ पे देखिए के इजकल टू क्या हो जाएगा, F1 साइन θ1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर के का वैल्यू यहाँ से निकाले तो F2 बटा साइन θ2 हो जाएगा, F3 बटा साइन θ3 हो जाएगा। तीनों के बराबर था तो इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगा,
F1 बटा साइन थीटा 1, F2 बटा साइन थीटा 2, F3 बटा साइन थीटा 3। यही लामिज थ्योरम इक्वेशन है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्टिंग ऑफ ए अप्लाइड फोर्स, द वैल्यू ऑफ टेंशन TAB एंड TAC आर रिस्पेक्टिवली। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए तो इलामी थ्योरम का क्वेश्चन लग रहा है। तो नीचे 600 न्यूटन है, यही फोर्स निकालना है, टेंशन AC, टेंशन AB, ठीक है। ये नाम दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ F1 F2 भी दिया रह सकता था, क्या दिक्कत है। तो बस यहाँ पे ये देखना है कि सामने वाला एंगल कितना है। तो ये 60 डिग्री है बाबू, ये 60 डिग्री है। बीच में इसे वर्टिकल लाइन बना दे, अपने मन से बना दिए। ये 60 डिग्री तो कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री तो 60 डिग्री, कितना हो गया बीच में 90 डिग्री। या ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो एक और रूल है आपके लिए कि एक हॉरिजेंटल लाइन पे कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री 30 डिग्री तो कितना बचा, 90 डिग्री। ये कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री, ठीक है ना। देखिए तो दो पार्ट है। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 9 6 15 150 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना हो गया इसके बीच का, तो 9 3 12 120 डिग्री। तब 600 के सामने वाला कौन होगा, 600 बटा साइन 90 डिग्री। TAC वाला देखिए, TAC के सामने कौन होगा, 150 डिग्री ना। तो TAC बटा साइन 150 डिग्री। और TAB के सामने वाला कौन होगा, 120 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, TAB बटा साइन 120 डिग्री। यानी जो दिया रहेगा ना, सबसे पहले उसका एंगल निकाल लेंगे कि इसके बीच के एंगल कितना होगा, किसके बीच के, इसके बीच का एंगल कितना है, इसके बीच का एंगल कितना है, इसके बीच का एंगल कितना है। तो सबको क्या ले लेते हैं, पहले एंगल निकाल लेते हैं। तो 600 बटा साइन 90 डिग्री, TAB बटा साइन 120 डिग्री, TAC बटा साइन 150 डिग्री। 600 बटा 90 का, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। TAB बटा साइन 120 डिग्री। तो TAB इजकल टू क्या हो जाएगा, 600 इंटू साइन 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 519 पॉइंट इतना। क्योंकि देखिए तीनों बराबर है ना, तो इसके बराबर दोनों को हम बारी बारी से कर सकते हैं। इसके बराबर ए भी, इसके बराबर ए भी। तो दोनों के 600 बट 600 इजकल टू TAC अपॉन साइन 150 डिग्री। तो TAC का वैल्यू कितना हो गया, 300 न्यूटन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसको बना के लाइएगा, हम फिगर खाली बना दें। देखिए खाली फिगर बना देते हैं। ये फिगर था, ये टेंशन दीवार से लटका हुआ एक रस्सी है। तो आप जानते होंगे टेंशन इन्हें से देगा भी तो इधर से भी आएगा। ये 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। यानी इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो ये एफ है, एफ है, ये कितना है 60 डिग्री है। एजा से यहाँ से 60 डिग्री पर कितना है, कोई टेंशन लग रहा है, T लग रहा है। और नीचे कितना है 100 न्यूटन का। यही बस यही है, बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए 60 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है। ये भी नहीं, कितना है 90 डिग्री है। ये कितना बचा, अरे नहीं पता है, देखिए कितना बचेगा। ये 60 डिग्री थी, कितना 30 डिग्री है, यानी कितना 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। और उतना भी नहीं समझ में आया तो एक सर्कल पर कितना होता है, 360 डिग्री होता है टोटल। तो एक सर्कल पर 360 डिग्री होता है। तो ये 9 180 डिग्री और 6 कितना हो गया, यानी यहाँ पे कितना बचा 120 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 100 के अपोजिट कितना है 120 डिग्री। तो 100 बटा कितना होगा साइन 120 डिग्री। एफ का अपोजिट में देखते तो 9 6 15, एफ बटा साइन 150 डिग्री। और टी के अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी बटा साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से बारी बारी से करके आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। आगे बढ़े बाबू, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब आता है अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ, आज के लेक्चर का लास्ट होगा, नहीं अभी और है 7वां 11 पेज है, अभी 7वें पेज चल रहा है। मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट आप लोग पढ़े होंगे जैसे आप गेट खोलते हैं तो वहाँ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है। यानी कोई भी फोर्स अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगाते हैं तो क्या देता है आपको, मोमेंट देता है। तो टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस। तो वो तो मोमेंट हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स पूछ रहा है। तो वैसा फोर्स जो आपके बॉडी को क्या करे, रोटेट करवाने की कोशिश करे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। ये हम मान लीजिए कि ये आप यहाँ पे खड़ा थे, ठीक है। अब ये ऐसा फोर्स लग रहा है जो आप रोटेट करना स्टार्ट कर दिए, तो इसी को बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। जो क्या है, एक फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, और सेंस ऑफ रोटेशन भी होता है कि कैसा घूम रहा है। घड़ी का सुई की दिशा में घूमते हैं तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, और उल्टी दिशा में घूमते हैं तो क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। जैसे बताइएगा, ये ऐसे घूम रहा था क्या होगा, देखिए तो
घड़ी ऐसे घूमता है ना, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, लेकिन ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको भी बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पॉइंट और एक्सिस अबाउट विच वी हैव कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट इजकल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो आइए हम बारी बारी से केस समझाते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट था, ओरिजिन था, यहाँ पे ओरिजिन था, यहाँ पे आप खड़ा थे, तो ऐसे घूम रहा है, तो इसका रोटेशन कैसा हुआ देखिए, तो रोटेट कैसे करेगा, इस तरह से करेगा ना। ध्यान से देखते जाइएगा, पहचानते जाइएगा। ये ऐसे, इसका फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये कैसे रोटेट करेगा, तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज ना, इधर से घूमता तो क्लॉकवाइज होता। चलिए इस फोर्स को देखिए, तो ई फोर्स को अच्छा, कोई सोच रहा होगा ना, ऐसे कोई सोच रहा होगा कि सर ये फोर्स है तो इसको इधर से नहीं घुमा दीजिएगा, इधर से तो नहीं, इस पॉइंट के अबाउट घुमाना है। ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट घुमाना है, तो ये पॉइंट यहाँ, तो इसलिए इधर ही घूमेगा, इधर ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा फिगर में, देखते हैं दूसरा फिगर में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये क्या है आपका फोर्स है, तो ये फोर्स पॉइंट के अबाउट इधर से घूमेगा ना, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज ना। ये क्या है देखिए, तो घड़ी ऐसे ऐसे घूमते आती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अभी 3-4 फिगर कर देते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। इसमें देखिए, तो ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये कैसा घूमेगा, इधर से घूमेगा, तो इधर से क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये फोर्स है, कहाँ फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स इससे घूम रहा है, तो क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को हम लोग निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन है, आप उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फोर्स इधर से है, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं। चलिए साइन कन्वेंशन क्या है, क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर होता है। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस है, न्यूटन इंटू मीटर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मोमेंट निकालने बोल रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ए, एम बी, एम सी एंड एम डी एंड ऑल्सो फाइंड सेंस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे क्या फोर्स निकालना है, तो क्या बताए थे फॉर्मूला, सबसे पहले जानिए, मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है, तब 20 न्यूटन का लग रहा है, तब पहले ए का देखते हैं, मोमेंट ए देखते हैं। तो ए कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मोमेंट है ना, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज़ और पढ़े थे, क्या था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी में क्या बताए थे कि एक लाइन ऑफ एक्शन पे वो फोर्स कहीं भी जा सकता है। तो ये 20 न्यूटन को हम उठा के यहाँ पे कर दे, कोई दिक्कत है, क्योंकि हम जानते हैं क्या था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी से आप भी पढ़े हैं। तो ये 20 न्यूटन का फोर्स है, परपेंडिकुलर 3, तो कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। और रोटेशन देखिए कैसा होगा, इस तरह से ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉक। समझ में आया, समझ में आया। चलिए आई होप समझ में आया होगा कि फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी से हम फोर्स को जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट तक ले जा सकते हैं। तो 20 या 60 हो गया। ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स था, 3 का उसका डिस्टेंस था। अब बी पे निकालते, ए पे तो निकाल दिए, अब बी पे निकालते हैं। तो बी के लिए यहाँ पे फोर्स ले आएंगे, यहाँ पे फोर्स ले आएंगे। ये कितना है, 20 न्यूटन है, अब फोर्स डिस्टेंस कितना है, 2, तो 20 दूना 40। ठीक है, सी पे भी ले जाएंगे, बी के बाद सी आता है, तो सी पे यहाँ पे ले आएंगे फोर्स, यहाँ 20 न्यूटन, अब फोर्स कितना है, 4 मीटर, तो 20 चौका 80। डायरेक्शन देखते हैं तो क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका डायरेक्शन देख रहे हैं, ये भी था क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए अब आते हैं डी पे ले जाइए, इस फोर्स को डी पे ले जाइए। तो डी जो ले जाते हैं, तो डी ए से पास कर गया, तो कोई डिस्टेंस बनाया। डिस्टेंस कब होता है, यहाँ से जा रहा है, डी यहाँ होता है तब ना कुछ डिस्टेंस बनता है। डी ए से पास कर जा रहा, तो कोई डिस्टेंस है नहीं है, तो जीरो डिस्टेंस है, तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो एम बी का 20 दूना 40 हो गया था क्लॉकवाइज। एम सी का क्या है, 20 चौका 80 क्लॉकवाइज। एम डी का क्या होता है, जीरो, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं था उसमें। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं कपल ऑफ फोर्स। साइकिल चलाएं आप लोग, साइकिल चलाए होंगे, तो साइकिल में पंडल जो होता है, पैंडल बोलते हैं आप। ठीक है, तो पैंडल को हम लोग चलाते हैं, तो क्या होता है, एक पे चलाते हैं तो दूसरा का अपोजिट लगता है। ठीक है, यानी वहाँ पे क्या होता है, एक पे फोर्स लगाते हैं तो दूसरा रोटेट करता है। तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स, वो पैरेलल फोर्स है कि नहीं, दोनों हैंडल एक दूसरे, मतलब क्या होता है, पैरेलल ही होता है। ठीक है,
और इक्वल फोर्स रहता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। देखिए एक पैर आगे ले जाते हैं तो साइकिल वाला जो पेंडल होता है दूसरा पैर पीछे जाता है, ऐसा नहीं दोनों आपका आगे ही चल जाता है, एक आगे पैर होता है एक पीछे पैर होता है। तो जो फोर्स होता है उस इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो वही कपल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल देखते हैं पहले। The two equal and unlike parallel force acting on a body and separated by a distance apart, then moment of couple is the product of magnitude of force and perpendicular between line of action of force। ठीक है, तो एक फोर्स कैसे है, इधर जा रहा है, दूसरा फोर्स इधर आ रहा है, तो बीच में क्या हो गया, एक डिस्टेंस बना। ठीक है, तो यही आपका क्या है, कपल है। फोर्स देखिए एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग कपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका भी न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं। अरे बहुत डिटेल में फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो मेरा दिल दुखेगा। ठीक है, कि हम आपके लिए इतना मेहनत किए, आप एक छोटा सा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो आपका स्टार्टिंग फिजिक्स किए हैं, स्टार्ट किए हैं, अभी से ही इतना मज़ा आ रहा है, सोचिए लास्ट तक कितना अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट की बात है। और इसके बाद तो इसी सेमेस्टर भर दिक्कत है, अगले सेमेस्टर से तो आपको भी पता है कि हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो उसके लिए बाबू आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा कुछ थोड़े बोल रहे हैं, सिर्फ लाइक सब्सक्राइब कमेंट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, बस उतना कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, सभी को ज्वाइन करवाइए, बस इतना ही चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कपल या मोमेंट ऑफ ए कपल, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो गिव्स ऑलवेज प्योर रोटेशन इफेक्ट। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। फोर्स क्या बोले थे, इक्वल ही रहेगा, फोर्स इक्वल रहेगा, फोर्स इक्वल रहेगा, डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, तो मोमेंट इजिकल टू क्या पढ़े थे अभी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है, और डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर, तो 20 न्यूटन। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। अच्छा, कि कोई सोच रहे होंगे सर इसमें तो दो गो है, तो क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज दोनों हो जाएगा। नहीं, फोर्स मतलब हमेशा रोटेशन सेम ही होगा। देखिए इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो कैसा घुमा, एंटी क्लॉक वाइज ना, इसको भी घुमाएंगे तो एंटी क्लॉक वाइज ही घूमेगा, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा, क्लॉज में तो क्लॉज में, एंटी क्लॉक में तो एंटी क्लॉक में। ठीक है, हमेशा सेम ही होगा। चलिए यहाँ एक और न्यूमेरिकल है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये कहाँ है, ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ए में मोमेंट ऑफ ए निकालना चाहते हैं, तो ए कितना, ए पे देखिए सब, तो पहले 10 न्यूटन वाला के देखिए, तो 10 से ए का दूरी कितना है, 2 मीटर दिया हुआ है, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ए पे देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, रुक जाइए फिर से आपको बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, इसी से 10 न्यूटन पास कर रहा है, एक यहाँ पे 10 न्यूटन है, जो ए से दूरी कितना है, 2 मीटर है। तो क्या बोलते थे, मोमेंट में दोनों को गुना कर देंगे तो 10 गुना 2 ये हो गया, और 10 उसी से पास कर गया तो क्या हो गया, डिस्टेंस 0 ना, तो 10 गुना 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 20 न्यूटन। और डायरेक्शन इसका कैसा है, एंटी क्लॉक, ये तो 0 ही हो गया, तो इसका डायरेक्शन क्या देखना, इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आते हैं ए मोमेंट ऑफ बी पे, देखिए बी कहाँ है, बी को ढूंढिए, तो बी को यहाँ ढूंढने आते हैं, ये बी है, ये बी पॉइंट है, तो ए को तो फोर्स इसी से पास कर गया, तो इसका कोई डिस्टेंस होगा नहीं, तो 10 गुना 0, इस नीचे वाला 10 का देखते हैं, तो बी तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, ये भी हो गया 20 न्यूटन, और डायरेक्शन इसका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए अब सी पॉइंट से देखते हैं, सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। ई 10 न्यूटन से देखते हैं, ई 10 न्यूटन से, तो ये 3 मीटर, तो 10 या 30। ठीक है, और ये कैसा कैसा घूम रहा है, ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज से ना, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, माइनस। अब इस 10 न्यूटन से देखते हैं, इस 10 न्यूटन से देखते हैं, इस 10 न्यूटन से देखते हैं, तो ये कितना है, 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो इस 10 न्यूटन से सी का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर ना, तो 10 × 5 = 50, 50 में से 30 गया, 20 न्यूटन, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस आया तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस आता तो क्लॉकवाइज, तो यही था बस। ठीक है, अब कल से हम लोग रिफरेंस फ्रेम पढ़ेंगे, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है।